हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर 110 प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। इस पेपर से संबंधित एक जो वीडियो आपको हमारे चैनल पर पहले ही देखने को मिल गया होगा, यह इसका दूसरा भाग है। इस वीडियो में जो उससे आगे जो इस प्रश्न पत्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए आज के मॉडल पेपर को हम देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की व्युत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। तो अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन का जो है उसकी जो व्युत्पत्ति वह दो शब्दों से मिलकर हुई है। एक है कम्युनिस्ट और दूसरा है कम्युनिकेयर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर। इन दोनों शब्दों से मिलकर कम्युनिकेशन की व्युत्पत्ति या कम्युनिकेशन शब्द बना है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। इसमें आपसे पूछा गया है कि कम्युनिस्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। कम्युनिस्ट या कम्युनिकेयर शब्द जो है दोनों की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन जो है बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। इसमें आपसे पूछा गया है कि कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ है। तो कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ जो कॉमन या सामान्य होता है। कम्युनिस्ट शब्द मीन्स होता है कॉमन या सामान्य। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। इसमें आपसे पूछा गया है कि संप्रेषण में संदेश भेजने वाला कहा जाता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो मैसेज को भेजता है उसको हम लोग सेंडर के नाम से जानते हैं, और हिंदी में उसको प्रेषक कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने मानवीय विचारों और सोचों को शब्दों, पत्रों एवं संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहा है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए लिटिल, ऑप्शन बी थियो हेमन, ऑप्शन सी डेविस, ऑप्शन डी जो है एफ जी मेयर। तो एफ जी मेयर के अनुसार जो है मानवीय विचारों और सोचों को शब्दों, पत्रों एवं संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन डी एफ जी मेयर आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 6, जिसमें आपसे पूछा गया है कि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं के गुजरने और समझने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है कीच डेविस का है। कीच डेविस के अनुसार संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं के गुजरने और समझने की प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। इसमें आपसे पूछा गया है कि संप्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ताकि एक साझा या सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है चेस्टर आई बर्नार्ड का है। चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार संप्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति जो है एक ही संगठन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ताकि एक साझा या समान उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। इसमें आपसे पूछा गया है कि संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है एडगर डेले का है। एडगर डेले के अनुसार संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। इसमें आपसे पूछा गया है कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतन अथवा अचेतन तथा दूसरे के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है एंडरसन का है। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर है, एंडरसन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि संप्रेषण में संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहलाता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक संदेश भेजने वाला होता है, एक संदेश प्राप्त करने वाला। तो संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है उसको हम लोग प्राप्त करता है या रिसीवर के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11। इसमें आपसे पूछा गया कि संप्रेषण के प्रकार हैं। ऑप्शन ए औपचारिक,
फॉर्मल, ऑप्शन बी अनौपचारिक इनफॉर्मल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार का होता है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12, जिसमें आपसे पूछा गया है कि औपचारिक संप्रेषण के प्रकार हैं। औपचारिक संप्रेषण यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन के जो टाइप्स यहाँ पूछा गया है, तो ऑप्शन ए दिया है लंबवत वर्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी क्षैतिज हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी तिर्यक या डायगोनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो औपचारिक संप्रेषण ये तीनों प्रकार का होता है, लंबवत, क्षैतिज और तिर्यक। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी संगठन में एक ही स्तर के व्यक्तियों द्वारा किए गए संप्रेषण को कहते हैं। ऑप्शन ए लंबवत संप्रेषण, ऑप्शन बी क्षैतिज संप्रेषण, ऑप्शन सी तिर्यक संप्रेषण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक ही संगठन में एक ही स्तर के व्यक्तियों द्वारा किए गए संप्रेषण को हम लोग क्षैतिज संप्रेषण हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी आपका जो है सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। वह संप्रेषण व्यवस्था जिसमें विपरीत स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी एक दूसरे से संपर्क करते हैं कहलाता है। इस प्रकार के संप्रेषण को हम लोग डायगोनल कम्युनिकेशन या तिर्यक संप्रेषण के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15। इसमें आपसे पूछा गया है कि वह संप्रेषण प्रक्रिया जो नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे की ओर चलती है कहलाती है। इस प्रकार के संप्रेषण की प्रक्रिया को हम लोग लंबवत या वर्टिकल संप्रेषण के नाम से जानते हैं, जिसमें यह प्रक्रिया जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर चलती है। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी लंबवत संप्रेषण या वर्टिकल कम्युनिकेशन के नाम ही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी लंबवत संप्रेषण। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। इसमें आपसे पूछा गया कि संप्रेषण कितने प्रकार के हैं। शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण, ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का होता है। तो आपका प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 17। इसमें आपसे पूछा गया है कि संप्रेषण अनुभवों के तब तक आदान प्रदान की प्रक्रिया है जब तक वह एक साझी या सामान्य संपत्ति नहीं बन जाती। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए दिया है ब्रूकर, ऑप्शन बी दिया है होवलैंड, ऑप्शन सी दिया है जॉन डीवी और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा जॉन डीवी। जॉन डीवी ने कहा कि संप्रेषण अनुभवों के तब तक आदान प्रदान की प्रक्रिया है जब तक वह एक साझी या सामान्य संपत्ति नहीं बन जाती। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, जिसमें आपसे कहा गया है कि निम्नांकित में संप्रेषण के सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए आपसी समझ का सिद्धांत, ऑप्शन बी संप्रेषण व्यूहरचना का सिद्धांत, ऑप्शन सी योग्यता का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो है संप्रेषण के सिद्धांत है। आपसी समझ का सिद्धांत भी है, संप्रेषण व्यूहरचना का भी सिद्धांत है और योग्यता का भी सिद्धांत है। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अरस्तु ने संप्रेषण को मुख्य रूप से अरस्तु जो है तो उसने संप्रेषण में मुख्य रूप से कितने चरण समाहित किए हैं। तो अरस्तु के अनुसार संप्रेषण में जो है 5 चरण होते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा, 5 चरण। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी संदेश को अर्थपूर्ण संदेश में परिवर्तित करना कहलाता है। कोई संदेश है उसको आप अर्थपूर्ण संदेश में परिवर्तित करेंगे तो वह कहलाएगा डिकोडिंग। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर होगा, कूटानुवाद या डिकोडिंग। प्रश्न संख्या 21 की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भेजे जाने वाले संदेश को संकेतों में रूपांतरित करना कहलाता है। भेजे जाने वाले संदेशों को संकेतों में रूपांतरित करना कहलाता है। इसका ऑप्शन है एनकोडिंग, ऑप्शन बी है डिकोडिंग, ऑप्शन सी प्रतिपुष्टि या जिसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं, ऑप्शन डी माध्यम। तो
भेजे जाने वाले संदेश को संकेतों में रूपांतरित करना कहलाता है एनकोडिंग। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इधर से जो संदेश बोलता है उसको हम लोग एनकोडिंग बोलते हैं, उधर से जो पाता है उसको फिर डिकोड करके उसका अर्थ समझता है, व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 22 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 में आपसे पूछा गया है संप्रेषण प्रक्रिया का जो है अंतिम चरण है, कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रतिपुष्टि या फीडबैक। जब संदेश प्राप्त कर लेता है, उसको डिकोड करता है, उसकी व्याख्या करता है, तो फीडबैक देता है, तो ये अंतिम चरण होता है। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन सी प्रतिपुष्टि आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्राप्तकर्ता की संदेश के प्रति किया गया क्रिया या प्रतिक्रिया कहलाती है। जो रिसीवर होता है वो संदेश प्राप्ति के बाद उसके प्रति जो भी एक्शन या रिएक्शन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जानते हैं फीडबैक के नाम से, प्रतिपुष्टि। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, इसमें आपसे पूछा गया है कि कक्षा शिक्षण या कक्षा संप्रेषण के कोल और चन मॉडल के अनुसार कक्षा शिक्षण की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? प्रश्न को एक बार पुनः सुन लीजिए। कक्षा शिक्षण या कक्षा संप्रेषण के कोल और चन मॉडल के अनुसार कक्षा शिक्षण की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 5। कोल एंड चन मॉडल के अनुसार कक्षा शिक्षण की मुख्यतः 5 अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रभावी संप्रेषण के अवरोधक हैं। ऑप्शन ए भौतिक अवरोध, ऑप्शन बी भाषागत अवरोध, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक अवरोध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रभावी संप्रेषण के बैरियर कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो भौतिक जो अवरोध होता है, भाषागत अवरोध भी होता है, मनोवैज्ञानिक अवरोध भी होता है, प्रभावी संप्रेषण को बाधक पहुंचाता है। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन जो है डी उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों जो है प्रभावी संप्रेषण में बाधक हैं या अवरोधक हैं, उसके बैरियर हैं। प्रश्न संख्या 26 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रभावी संप्रेषण के अवरोधक हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत अवरोध, ऑप्शन बी संगठनात्मक अवरोध, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक अवरोध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों जो है प्रभावी संप्रेषण के अवरोधक हैं। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 की ओर, इसमें आपसे पूछा गया है कि कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत मुख्य भूमिका कौन निभाता है? तो कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत मुख्य भूमिका जो है वो शिक्षक निभाता है। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28, किसके अनुसार संस्कृति संप्रेषण है और संप्रेषण संस्कृति है? ये कथन किसका है कि संस्कृति संप्रेषण है और संप्रेषण जो है वह संस्कृति है? यह कथन है F.G. मेयर का। प्रश्न संख्या 28 को ऑप्शन ए जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया कि कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को कहते हैं, कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को क्या कहते हैं? उसको हम लोग उस नाम से जानते हैं आमने सामने का संप्रेषण। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी छात्र केंद्रित, ऑप्शन सी पाठ्यपुस्तक केंद्रित, ऑप्शन डी सामान्य केंद्रित। तो कक्षा संप्रेषण जो है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 31, इसमें आपसे पूछा गया है कि संप्रेषण प्रभावित होता है कक्षा कक्ष स्थिति से। ऑप्शन बी मौसम की अनुकूलता या प्रतिकूलता, ऑप्शन सी संप्रेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त साधन एवं समय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो संप्रेषण जो है इन तीनों से प्रभावित होता है, चाहे वो कक्षा कक्ष स्थिति हो, मौसम की अनुकूलता या प्रतिकूलता हो, संप्रेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त साधन और समय। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 32, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रभावी संप्रेषण में निम्न में से कौन भौतिक अवरोध है?
ऑप्शन ए दिया है प्रतिस्पर्धा करते हुए उद्दीपन, ऑप्शन ऑप्शन बी दिया है कि पर्यावरणीय तनाव, ऑप्शन सी दिया है कि व्यक्तिनिष्ठ तनाव, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है प्रभावी संप्रेषण में भौतिक अवरोध के तत्व हैं। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर जो है हो जाएगा। इसमें जो है प्रतिस्पर्धा करते हुए उद्दीपन, पर्यावरणीय तनाव, व्यक्तिनिष्ठ तनाव, ये सभी जो है क्या है प्रभावी संप्रेषण में के भौतिक अवरोध हैं। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 33 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों की संख्या है। संप्रेषण प्रक्रिया के जो तत्व हैं कुल उनकी संख्या 9 है। तो प्रश्न संख्या 33 का जो है 33 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 34 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि पाठ योजना लेसन प्लान की आवश्यकता कौन सी है। ऑप्शन ए आत्मविश्वास अर्जित करना, ऑप्शन बी उद्देश्यों को परिभाषित करना, ऑप्शन सी शिक्षण क्रियाओं का ज्ञान, ऑप्शन डी ये सभी। तो ये जो है पाठ्य योजना की आवश्यकता ये सभी हैं। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी ये सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 35। इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तम पाठ्य योजना की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए प्राध्यापक में आत्मविश्वास उत्पन्न करना, ऑप्शन बी छात्रों में रुचि बढ़ाने में सहायक होना, ऑप्शन डी लिखित एवं स्पष्ट हो, और ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। मतलब पाठ्य योजना की विशेषता प्राध्यापक में आत्मविश्वास उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए, ऑप्शन बी है कि छात्रों में रुचि बढ़ाने में सहायक हो, ऑप्शन सी है लिखित और स्पष्ट हो। तो इस प्रकार तीनों सही है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 36 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पाठ्य योजना बनाते समय किस तथ्य पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन ए समय पर, ऑप्शन बी स्पष्ट उद्देश्य पर, ऑप्शन जो सी है वो लचीलापन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो पाठ्य योजना बनाते समय इन तीनों बातों पर ध्यान दिया है, समय पर भी और इस उद्देश्य पे भी और लचीलापन पे फ्लेक्सिबिलिटी पे भी ध्यान दिया जाता है। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 38 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पाठ्य योजना में उस कथन का शीर्षक दिया जाता है जो यह वर्णन करता है कि क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी हैं और किन साधनों द्वारा इन्हें कक्षा की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो बोसिंग का है। बोसिंग के अनुसार जो है यह है कि पाठ्य योजना उस कथन का शीर्षक, पाठ्य योजना में क्या है उस कथन का शीर्षक दिया जाता है जो यह वर्णन करता है कि क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है और किन साधनों द्वारा इन्हें कक्षा की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन सी बोसिंग सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 39 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान प्रतिपादित किया गया है। तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान जो है 1962 में रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 40। ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान को कक्षा कक्ष मीटिंग प्रतिमान का नाम दिया है। ग्लेसर का जो बुनियादी शिक्षण का प्रतिमान है उसको किसने कक्षा कक्ष मीटिंग प्रतिमान का नाम दिया है? तो वह है ऑप्शन ए ब्रूस एंड मोर्शा। ब्रूस एंड मोर्शा ने ग्लेसर के बुनियादी जो शिक्षण का प्रतिमान है उसको कक्षा कक्ष मीटिंग प्रतिमान का नाम दिया। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 41 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में शिक्षण प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान जो ग्लेसर का है उसमें शिक्षण प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 42। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है H.C. वाइल्ड का है। प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। H.C. वाइल्ड ने कहा है कि प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 43 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि शिक्षण प्रतिमान का तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए सहायता प्रणाली, ऑप्शन बी संरचना, ऑप्शन सी उद्देश्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षण प्रतिमान का जो तत्व है वो
सहायता प्रणाली भी है, संरचना भी है और उद्देश्य भी है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा सही वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 44 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षण प्रतिमानों से अभिप्राय विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाओं से है। यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 44 में जो ऑप्शन दिए गए हैं वह है ऑप्शन ए अजीत सिंह, ऑप्शन बी पाल डी इग्गन, ऑप्शन सी माशा बेल, ऑप्शन डी हैमन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो पाल डी इग्गन। पाल डी इग्गन के अनुसार शिक्षण प्रतिमान से अभिप्राय विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण भी रचनाओं से है। प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 45 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षण प्रतिमानों का निर्माण किसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है? शिक्षण प्रतिमानों का निर्माण किसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है व्यूह रचनाओं के लिए, ऑप्शन बी है विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, ऑप्शन सी अनुदेशन सामग्री के प्रयोग के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण प्रतिमानों का निर्माण हम लोग व्यूह रचनाओं के लिए करते हैं। प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 46 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित करने का श्रेय है। तो अभिक्रमित अनुदेशन जो है उसको विकसित करने का श्रेय है ऑप्शन ए सिडनी प्रेसी को। सिडनी प्रेसी ने जो है अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित किया था। तो प्रश्न संख्या जो है 46 था, एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ प्रश्न संख्या 46 है। यह है कि अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित करने का श्रेय सिडनी प्रेसी को है। प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 47 की ओर 47, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षण मशीन किसने तैयार की थी? तो शिक्षण मशीन को तैयार किया था सिडनी प्रेसी ने, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 48 की ओर। भारत में अभिक्रमित अनुदेशन प्रारंभ हुआ। तो भारत में अभिक्रमित अनुदेशन जो है वह प्रारंभ हुआ 1963 में, ऑप्शन डी प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 49 की ओर हम चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अभिक्रमित सामग्री और विद्यार्थियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। यह कथन है, तो यह कथन जो है वह है बी.एफ. स्किनर का। बी.एफ. स्किनर के अनुसार अभिक्रमित सामग्री और विद्यार्थियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया जो है इंटरेक्शन को अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इसको हम लोग कहते हैं, तो कहा जाता है। इसकी परिभाषा जो है वह है स्किनर की परिभाषा है, स्किनर ने जो है परिभाषा दिया है। प्रश्न संख्या 50 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांतों में ऑप्शन ए दिया लघु पदों का सिद्धांत, ऑप्शन बी है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी है पृष्ठ पोषण का सिद्धांत, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत ये तीनों है, लघु पदों का सिद्धांत भी है, सक्रिय अनुक्रिया का भी सिद्धांत है और पृष्ठ पोषण या फीडबैक का भी सिद्धांत है। तो प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन डी आपका जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 51, किस अभिक्रमित में त्रुटि दर 15 से 20% तक कम होती है? तो यह जो होगा वो उसका उत्तर ऑप्शन बी शाखीय अभिक्रमित में, ब्रांच जो इंस्ट्रक्शन है उसमें। प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन बी जो है शाखीय अभिक्रम में जो है त्रुटि दर 15 से 20% तक कम होती है। प्रश्न संख्या 52 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने प्रतिपादित किया था? तो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मल ए क्राउडर ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न संख्या जो 52 है उसका ऑप्शन है सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 53 की ओर। इसमें आपसे पूछा है कि मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण किया है। तो मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण थॉमस एफ गिलबर्ट ने किया है। प्रश्न संख्या 53 का ऑप्शन ए सही उत्तर है।
अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 54, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अभिक्रमित अनुदेशन मूल्यांकन की पहली क्रिया है। तो अभिक्रमित अनुदेशन मूल्यांकन की जो पहली क्रिया है वह है क्षेत्र जांच। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 54 का। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 55 या 55, जिसमें अभिक्रमित अनुदेशन की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए प्रदर्शन, ऑप्शन बी अनुबोधन, ऑप्शन सी अनुमुक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी अवस्थाएं जो है अभिक्रमित अनुदेशन की है, प्रदर्शन भी, अनुबोधन भी और उन्मुक्ति भी। तो प्रश्न संख्या 55 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 56 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार हैं। ऑप्शन ए रेखी अथवा बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, ऑप्शन बी साखी अभिक्रमित अनुदेशन या इसको आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन सी मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अभिक्रमित अनुदेशन के तीनों प्रकार हैं, रेखी, साखी और मैथेटिक्स। तो प्रश्न संख्या जो 56 है उसका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 57 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्राउडेरियन विधि भी कहते हैं। क्राउडेरियन विधि जो है हम लोग साखी विधि को कहते हैं। प्रश्न संख्या 57 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 60 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया था। ब्लैक बोर्ड का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है जेम्स विलियम। जेम्स विलियम ने जो है ब्लैक बोर्ड का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 61 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्राफ जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 61 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 62, जिसमें आपसे पूछा गया है कि टेलीविजन द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए है औपचारिक फॉर्मल और ऑप्शन बी इनफॉर्मल अनौपचारिक। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टेलीविजन द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का शिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 63 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि मोबाइल में उपयुक्त ऐप कौन सा है। ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी व्हाट्सअप, ऑप्शन सी ट्विटर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मोबाइल के ये सारे ऐप्स हैं। प्रश्न संख्या 63 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 64 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि इरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का उपयोग करने के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं हम। इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए प्रोजेक्टर, ऑप्शन बी दिया है स्क्रीन, ऑप्शन सी दिया है कंप्यूटर, ऑप्शन डी दिया है जो है उपरोक्त सभी। तो इंटरेक्टिव होगा, सॉरी, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड की बात यहाँ हो रही है। थोड़ा भाषागत त्रुटि हो गई है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का उपयोग करने के लिए आवश्यक है, उसमें प्रोजेक्टर, स्क्रीन, कंप्यूटर तीनों की आवश्यकता होती है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 65। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1959 में शिक्षण के शाब्दिक व्यवहार के अंकन हेतु एक विशिष्ट प्रणाली का विकास किसने किया था। तो 1959 में शिक्षण के शाब्दिक व्यवहार के अंकन के लिए जो है फैलेंडर ने एक विशेष प्रणाली का विकास किया था। प्रश्न संख्या 65 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 66 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार को किन 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। तो संपूर्ण जो शाब्दिक व्यवहार है उसको जो 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, उसका जो नाम है 66 में दिया है कि ऑप्शन ए शिक्षक कथन, ऑप्शन बी शाब्दिक व्यवहार, ऑप्शन सी जो है अशाब्दिक व्यवहार। तो इसको जो बांटा गया है वो दोनों शाब्दिक व्यवहार को शिक्षक कथन के रूप में विभाजित किया गया है। प्रश्न संख्या 66 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 67 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षक कथन को फैलेंडर ने
किन दो प्रमुख भागों में बांटा है? तो शिक्षक कथन को फ्लैंडर ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इन दो भागों में बांटा है। प्रश्न संख्या 67 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ? तो सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग का विकास जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। प्रश्न संख्या 68 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 69 की ओर। इसमें पूछा गया कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण के विकास में सर्वप्रथम प्रकाशन किसने और कब किया? तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रकाशन सन 1974 1974 में पासी तथा शाह के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 69 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 70। इसमें आपसे पूछा कि भारत में सर्वप्रथम किसने शिक्षण प्रशिक्षण क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया? माइक्रो टीचिंग जो शब्द है उसका प्रयोग भारत में शिक्षण प्रशिक्षण क्षेत्र में सबसे पहले किसने किया गया था? तो यह 1967 में डी तिवारी ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 71 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। यह परिभाषा किसकी है माइक्रो टीचिंग की? तो यह परिभाषा है D.W. एलन की। प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन ए जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 72 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का सरलीकृत रूप है जिसमें शिक्षक 5 छात्रों के समूह को 5 से 20 मिनट तक के समय में पाठ्य वस्तु की एक छोटी सी इकाई का शिक्षण प्रदान करता है। यह कथन है, तो यह कथन जो है LC सिंह का है। प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 72 या 72 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान विकसित किया गया है। ऑप्शन ए दिया है NCERT के द्वारा, ऑप्शन बी दिया है CASE के द्वारा, ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों के द्वारा। तो जो सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान है वो NCERT और CASE के दोनों के द्वारा किया गया है। तो प्रश्न संख्या 72 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 73 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि होती है। तो जो माइक्रो टीचिंग का जो भारतीय मॉडल है उसमें सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि जो है वह 36 मिनट की होती है। प्रश्न संख्या 73 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 74 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण SST का विकास किया गया है। तो SST का विकास 1968 में क्रुकशैंग के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 75 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण के सोपानों की संख्या कितनी है? अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण के सोपानों की संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 75 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 76। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण कैसी क्रिया है? तो अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण स्वतः नियंत्रित जो है वह क्रिया है। प्रश्न संख्या 76 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 77। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का अवयव कौन सा है? एलिमेंट। ऑप्शन ए निदान, ऑप्शन बी उपचार, ऑप्शन सी पृष्ठपोषण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का अवयव जो है यह तीनों है, निदान, उपचार और पृष्ठपोषण तीनों है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 78। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का शिक्षण काल कितने मिनट का होता है? तो अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का शिक्षण काल 10 से 15 मिनट का होता है। प्रश्न संख्या 78 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 79। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण की उपयोगिता क्या है? ऑप्शन ए है छात्राध्यापकों की
प्रश्न पूछने की क्षमता का विकास। ऑप्शन बी है शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में। ऑप्शन सी है छात्रों में क्रमबद्धता तथा योजना बनाकर कार्य करने की क्षमता बढ़ाना। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण की जो उपयोगिता है ये सभी है। तो आपका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 79 का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस मॉडल प्रश्न पत्र में कुल 79 क्वेश्चन थे और इन 79 क्वेश्चन के आंसर जो है आपको हमने दे दिया। अब आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से कीजिएगा और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।